वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो आज हम लोग करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग। उससे पहले मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। मेरे पास अभी एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप थोड़ी सी शॉर्ट और थोड़े एफिशिएंट तरीके से कराओ सिलेबस, क्योंकि हम लोगों का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई इतने बड़े बड़े सेशंस नहीं ले रही हूँ, और प्लस ये क्रैश कोर्स है। मतलब क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जल्दी जल्दी चीज़ें समझाऊंगी। मैं बिल्कुल डेप्थ में जाके समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल बीएसटी नहीं पढ़ी है, जो बीएसटी को उठा ही अभी रहे हैं। तो मैं ये सोच के करा रही हूँ तुम लोगों को सिलेबस बिल्कुल A to Z तक लेके जा रही हूँ मैं तुम लोगों को, कि कुछ बच्चों को कुछ आता ही नहीं है बीएसटी में। और अगर आपको लगता है कि आपको ये टॉपिक आता है, आपको समझ में आ गया और मैं थोड़े से ज़्यादा डेप्थ में चली गई उस चीज़ की, तो आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है। आप थोड़ा सा स्किप करके भी कर सकते हो या फॉरवर्ड भी कर सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मेरा जो प्रोस्पेक्टस है मेरा ये है कि हर बच्चे को समझ में आए जो मैं पढ़ा रही हूँ, ताकि अगर उसने पूरे साल भी बीएसटी नहीं पढ़ी ना, तो वो इतना पढ़ के जाता कि जितना मैं समझा रही हूँ वो पढ़ के वो पेपर में कुछ तो लिख कर आ ही जाए। तो मेरा मेन पॉइंट ये है। और रही बात कंटेंट निकालने की, तो खैर कंटेंट तो मैं निकाल ही नहीं रही हूँ, और ना खैर मुझे किसी ने बोला नहीं है इस बात पर कि आप कंटेंट निकाल रहे हो। मतलब अगर आप मेरी 45 मिनट की वीडियो देख के आपका एक चैप्टर पूरा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव या एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। और रही बात तुम लोगों के एग्ज़ाम्स की, कि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स पास में है, तो तुम लोगों के एग्ज़ाम्स की तुमसे ज़्यादा टेंशन मुझे है। मुझे पता है, मैं अभी अभी यूट्यूब पर नई आई हूँ, मैंने अभी अभी कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करा है। बट मैं हो गया मुझे काफ़ी टाइम पढ़ाते हुए, तो मुझे अब बोला गया कि यूट्यूब पे भी पोस्ट करना थोड़ा स्टार्ट कर सकते हो। तो रही बात तुम लोगों के एग्ज़ाम्स की, तो तुम लोगों के एग्ज़ाम्स की टेंशन मुझे ज़्यादा है तुम लोगों से, ठीक है। और अगर तुम लोगों को एक चैप्टर है जो तुम्हें 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में समझ में आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात कुछ और है, ठीक है। तो चलो अब अपना हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डिस्कस द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विद इट्स प्रोसेस। अब जैसे कि तुम लोगों को याद होगा, प्लानिंग में मैंने तुम्हें वीडियो में ही प्रोसेस याद करा दिया था, तो आज ऑर्गेनाइजिंग का भी हम ऐसे ही प्रोसेस याद करके जाने वाले हैं। तो देखो, मीनिंग एंड कंसेप्ट। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है। आइडेंटिफाई करना और ग्रुप करना वेरियस एक्टिविटीज़ को, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। एक गोल के लिए सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, सारे प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करना, उन सबको साथ में लाना एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग। इट इज़ अ फ्रेमवर्क इन विच पीपल वर्क इन कॉपरेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप अमंग जॉब सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लाकर एक गोल अचीव करने को ही हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। अब इसका प्रोसेस देखो। Identification and division of work. The first step in the process of organizing is that identification and division of total work into smaller units. कि अगर तुम्हें लगता है कि राम बेकिंग बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो तुमने राम को कहा कि तू बेकिंग का काम कर दे। अगर तुम्हें लगता है कि सीता फ्रोस्टिंग बहुत अच्छी बनाती है, ठीक है, तो सीता को तुमने केक के ऊपर की विप्ड क्रीम बनाने के लिए कह दी। और तुम्हें लगता है कि जो शाम है, शाम आइसिंग बहुत अच्छी करता है, तो तुमने शाम को कह दिया कि तू केक की आइसिंग कर दे, ठीक है। और एक और लड़की है गीता। गीता सपोज करो क्या करती है, उसकी आर्ट बहुत अच्छी है, वो स्पेसिफिक तरीके की आर्ट करती है, तो तुमने सीता को कह दिया कि तू एक काम कर, तू हमें केक की ये थीम मिली है, तो तू इस थीम की आर्ट बना दे केक पे, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, एक केक के काम को 4 लोगों ने अपनी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बांट लिया, स्मॉल यूनिट्स में बांट लिया।
Each unit is called job and one person does one job. Like in a bank, one person accept cash, one person makes payment and other completes the passbook. ठीक है, स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में जॉब को बांट देना और एक इंसान एक ही काम करेगा, ज़्यादा किसी के ऊपर लोड नहीं डालना. जैसे कि बैंक में हम जाके देखते हैं एक इंसान कैश एक्सेप्ट करता है, एक इंसान पेमेंट एक्सेप्ट करता है. जैसे कि एक होता है ना क्रेडिट वाला काउंटर, एक होता है डेबिट वाला काउंटर और एक पासबुक प्रिंट करता है. ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. अगला देखो ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन. अब ये क्या होता है? द सेकेंड स्टेप in the organizing process is to combine the similar nature jobs into large units called departments. For example, production department, sales department, accounts department. अब तुमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, तुम्हें लगा कि हाँ ये इंसान इस काम के लिए अच्छा है, उसे उस डिपार्टमेंट में डाल दिया. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया तुमने काम आसान करने के लिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया कि जिसमें सारे के सारे प्रोडक्शन वाले लोग होंगे. सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया जिसमें सारे के सारे सेल्स और मार्केटिंग वाले लोग होंगे. अकाउंट्स डिपार्टमेंट बना दिया जो सब कुछ की हर चीज़ की फाइनेंसिंग करेंगे. ठीक है, तो पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन. ठीक है, अब तुमने उन्हें ग्रुप में बांट दिया. अगला देखो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज. आफ्टर departmentation, each individual person is assigned a duty according to his knowledge, skills and expertise. तुम्हें लगता था कि राम बेकिंग में अच्छा है तो राम को बेकिंग में डाल दिया. ठीक है, स्किल के हिसाब से लोगों को अलग अलग बांट दिया. ठीक है, establishing reporting relationship. Only the allocation of work is not enough. Everyone should know from whom he must take orders and to whom he is accountable. हर किसी को पता होना चाहिए कि उसे ऑर्डर्स किससे लेने हैं और वो अपना काम दिखाने के लिए किसको अपने काम के लिए किसको जवाब देगा. तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस. पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. सबसे पहले तुम काम को बांटोगे, काम को देखोगे और काम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दोगे. एक इंसान एक ही काम करेगा. अगला ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन. यहाँ पे तुम अलग अलग वो जो तुमने छोटी छोटी यूनिट्स बनाई थी ना, छोटे छोटे काम बांटे थे, उन्हें अब लार्ज यूनिट्स में डिपार्टमेंट्स में बांट दोगे. अगला असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. अब तुम हर डिपार्टमेंट के हर एक इंसान को असाइन करोगे कि तू प्रोडक्शन का काम देखेगा, तू रॉ मटेरियल लाएगा, तू लेबर्स को इकट्ठा करेगा. ठीक है, अब तुम उन्हें ड्यूटीज असाइन करोगे. अगला इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, कि अब तुम किससे काम लोगे और किसे अपने काम करने के कॉन्सिक्वेंसेस का जवाब दोगे. ठीक है, तो सबसे पहले हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. दूसरा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन. तीसरा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़. फोर्थ इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, एक बार रिपीट करो. सबसे पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, एक बार दोबारा से रिपीट करो मेरे साथ. आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. ये तुम लोगों को आई होप याद हो गया होगा. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरी इंडिविजुअल इज असाइन अ पार्ट ऑफ टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज. जो भी पूरा का पूरा काम है उसका हम एक हिस्सा एक इंसान को देते हैं उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उसकी नॉलेज के हिसाब से. ठीक है, जैसे मैं अकाउंट्स में अच्छी हूँ तो मुझे क्या काम दिया जाएगा? मुझे फाइनेंसिंग का काम दिया जाएगा, अकाउंट संभालने का काम दिया जाएगा. ठीक है, मेरी फ्रेंड मार्केटिंग में अच्छी है तो उसे हम क्या दे देंगे? उसे हम एक प्रोजेक्ट, जैसे सपोज करो एक प्रोजेक्ट आया हमारी कंपनी के पास. ठीक है, मैं अकाउंट्स में अच्छी हूँ तो मुझे मेरा जो भी हेड होगा वो मुझे कहेगा सौम्या कि तू अकाउंट संभालेगी. ठीक है, मेरी फ्रेंड मार्केटिंग में अच्छी है तो उसे कहेंगे कि तू एडवर्टीजमेंट संभालेगी. ठीक है, तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालेगी. तो ऐसे ऐसे काम को बांट देना इंसान की स्किल्स, नॉलेज और एक्सपर्टीज के हिसाब से. ठीक है, सच डिवीजन ऑफ वर्क मेक एवरी पर्सन अ स्पेशलिस्ट. मैं अकाउंट्स में स्पेशलिस्ट बन जाऊंगी, वो एडवर्टीजमेंट में स्पेशलिस्ट बन जाएगी. ठीक है, तो इसे क्या हो गया? बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. अगर तुम जिस इंसान की नॉलेज, जिस इंसान की स्किल से एक काम में है उसे वही काम दोगे तो वो उस चीज़ में
स्पेशलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। मुझे पता है मुझे अकाउंट संभालने हैं, सेल्स का काम या मार्केटिंग का काम वो ऑलरेडी संभाल रही है, मुझे ये चीज़ पता है, तो मैं सेल्स या एडवर्टाइजिंग में क्यों घुसूंगी। ठीक है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन द जॉब ऑफ मैनेजर एंड नॉन मैनेजर आर क्लियरली डिफाइंड, सो इट हेल्प्स टू रिमूव द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। वही मतलब हो गया जो मैंने बताया था। अब देखो थर्ड क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं यहाँ पे 7 करा रही हूँ, तुम लोग अपनी चॉइस से कोई भी 4 या 5 अच्छे से याद करके चले जाना। एंड अगेन आई एम सेइंग आंसर बिजनेस स्टडीज़ में जितने भी लिखोगे सब हेडिंग्स में लिखना। ठीक है, हेडिंग्स में लिख के टीचर इतना ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा, तुम्हें दिल खोल के मार्क्स देगा वो हेडिंग्स में लिखने के। ठीक है, अगला देखो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, द प्रॉपर असाइनमेंट्स ऑफ जॉब, अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड ऑल्सो मेक पॉसिबल द बेस्ट यूज ऑफ मैन, मटीरियल एंड मशीन्स। जब मुझे पता है कि मैं अकाउंट संभाल रही हूँ, वो एडवर्टाइजमेंट संभाल रही है, तो मैं क्यों घुसूंगी एडवर्टाइजमेंट वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, काम का ओवरलैप नहीं होगा, और एक काम उसने भी कर दिया मैंने भी कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। तो अगर हम दोनों एक दूसरे के काम में नहीं घुसेंगे तो क्या होगा, इससे मैन, मटेरियल और लेबर का बेस्ट यूज होगा। ठीक है, अगला देखो, एडेप्शन टू चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर चेंजेस इन टेक्नोलॉजी फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टाफ एक्सेप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर तुम टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी चेंज करोगे तो तुम्हारा स्टाफ ऐसा होना चाहिए, अगर तुमने उनकी स्पेशलिटी के तरह काम बांटा हुआ है तो उन्हें चेंजेस अडॉप्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में वो अडेप्ट करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर सबके सब साथ मिलके काम करेंगे, कोई काम की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, वेस्टेज नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली तुम्हारी क्या होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ ही होगी। ठीक है, organization helps in the expansion and growth of an organizing, ठीक है, organizing helps in the expansion and growth of an enterprise as it develops a structured enterprise and create a new job position department and diversifies the product line and business, मतलब वही है। ठीक है, अगला, efficient administration, organizing provides a clear picture of job and duties, so this clarity in working helps in the good administration। मुझे बोला गया है मैं अकाउंट्स का काम करूंगी, उसे बोला गया है कि वो सेल्स का काम करेगी या एडवर्टीजमेंट का काम करेगी। ठीक है, अगला, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर बट इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यूज देयर फुल पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव वर्क। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन गिव मोर टाइम टू द मैनेजर टू डेवलप इनोवेशन आइडियाज। जैसे डेलीगेशन का मतलब अगर मैं तुम्हें बताऊं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पावर्स बांट देने को ही डेलीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैनेजर ने थोड़ी सी पावर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को दे दी, थोड़ी सी पावर फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को दे दी, थोड़ी सी पावर सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को दे दी, तो अब अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी काम में, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके सब भागेंगे सीधा मैनेजर के पीछे कि भाई सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। नहीं, उन्होंने उन हेड को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड को या सेल्स डिपार्टमेंट के हेड को इतनी पावर दी हुई है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, एकदम से भागते भागते मैनेजर के पास ना आए कि सर 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 ये क्या हो गया। ठीक है, अगला देखो, what do you mean by organizational structure, explain the different type of organizational structure। अब ये क्या होता है, the term organizational structure may be designed as framework of jobs and positions and shows an authority relationship among various jobs। this structure makes a clear who is boss and who is the subordinate। बॉस कौन है और सबॉर्डिनेट्स कौन है वो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है। सबसे पहला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सबसे पहला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है ये देखते हैं हम। देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शन ऑफ जॉब देन इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है, समझ में आया? कुछ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। In other words, all interrelated jobs of one kind are placed in one department under one head। अब समझ में आया कुछ? सारी की सारी जॉब्स जो आपस में इंटर रिलेटेड हैं उन्हें एक डिपार्टमेंट में रखेंगे, एक हेड के अंडर में। ठीक है, जैसे कि अगर सामान
प्रोड्यूस करना है हमें, तो उसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल आ रहे हैं, मशीन में चेंजेस आ रही है, लेबर आ रही है, ये क्या हो गई, ये तीनों चीज़ें आपस में प्रोडक्शन से इंटर रिलेटेड हो गई, तो इन्हें हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख देंगे। अब हमें माल बेचना है, कैसे बेचना है, कितने डिस्काउंट पे बेचना है, कौन सी स्कीम्स लगा के बेचना है, ये सब इंटर रिलेटेड हो गई, इन्हें हम सब ने उठा के क्या डाल दिया, सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ specialization. For example, all jobs are related to production department are placed in production department, ठीक है। all jobs are related to production are placed in production department. job related to purchase in the purchase department, job related to finance under the finance department, and job related to sales under the marketing department. interrelated एक्टिविटीज़ को एक ही डिपार्टमेंट में डाल देना अंडर वन हेड, इसे क्या कहेंगे हम, फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंडर में आ गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, ठीक है। अब अगला देखो, सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल अंडर द फॉलोइंग केसेस, इन केसेस के अंडर में फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल है। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज सिंगल प्रोडक्ट और अ सिंगल रेंज ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट, जब एक ही लाइन के प्रोडक्ट है उनके पास, जैसे कपड़े की ही दुकान है, कपड़े की ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, एक ही लाइन के प्रोडक्ट हैं। व्हेन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, जब उसने अपनी एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई कर रखा हो, ठीक है। व्हेन वर्क रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलिस्ट लोगों की ज़रूरत है उन्हें, ठीक है, तो भी हम लोग फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंडर में ही आएंगे। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, स्पेशलाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये हमने ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। ईच मैनेजर इज एन एक्सपर्ट इन हिज ओन फील्ड, ठीक है, बिकॉज एवरी मैनेजर कंसंट्रेट्स ऑन अ सिंगल फंक्शन, कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो सिर्फ प्रोडक्शन से ही रिलेटेड चीज़ों पे काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है तो वो सिर्फ सेल्स से ही रिलेटेड चीज़ों पे काम करेगा, ठीक है। ईजी कोऑर्डिनेशन, जब हमें पता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ये काम चल रहा है, तो सेल्स डिपार्टमेंट वाला कूद के क्यों आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, या फिर उन लोगों के लिए आपस में कोऑर्डिनेट करना ईजी हो जाएगा। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बताएगा भाई 100 रुपये का बना है एक प्रोडक्ट, सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहेगा कोई बात नहीं, मैं 20% प्रॉफिट पे लगा के बेच दूंगा, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं बोला है उसने, इंटरडिपेंडेंट बोला है, मतलब कि क्या होगा, सबसे पहले परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला प्रोड्यूस करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला निकालेगा कि कितने का बना, हमें कितना खर्चा लगा बनने में, लेबर के कितने पैसे लगे, रॉ मटेरियल कितने का आया, फिर उसके बाद कितने का हमें प्रोडक्ट पड़ा, और फिर हमें बेचना कितने का है, ये अपना प्रॉफिट लगा के, ठीक है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट वाला उसे बेच देगा प्रोडक्ट को, तो क्या हो गया, ये आपस में इंटरडिपेंडेंट on each other, which means all the activities of one department depend on the performance of other department. अगर परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल ही महंगा ले आएगा तो यहीं से काम खराब हो जाएगा ना, ठीक है। सो दिस इंटरडिपेंडेंट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कर देता है ये आपस में सब सारे डिपार्टमेंट्स को, ठीक है। अगला देखो, इंक्रीजिंग मैनेजीरियल एफिशिएंसी। अब ये क्या होता है, इंक्रीजिंग मैनेजीरियल एफिशिएंसी क्या होता है, अब ये भी समझते हैं ये क्या होता है। Managers of one department are performing same type of function again and again, which make them specialized and improved their efficiency. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला 10 साल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, क्या वो उस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगला, इफेक्टिव ट्रेनिंग, इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज ईजियर एज दे आर ट्रेन इन लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर गिव ट्रेनिंग ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स ओनली। जो इंसान जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे उसी डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। अगला देखो, इजी सुपरविजन, इन द ऑर्गेनाइजेशन द सुपरविजन बिकम्स फैमिलियर विद द वर्क एंड एज अ रिजल्ट ही कैन ईजिली सुपरवाइज एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉयज। हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक हेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक हेड है, तो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, उन लोगों के लिए सुपरवाइज करना अपने डिपार्टमेंट वाले लोगों को बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है।
अगला देखो, ड्यू अटेंशन। इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर सफिशिएंट अटेंशन इज गिवन टू द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, एक इंसान एक डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो अपने डिपार्टमेंट पे आराम से नज़र रख पाएगा कि कौन इंसान कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, क्या टाइम लग रहा है ये काम करने में। ठीक है, अगला देखो, एडवांटेजेस। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कर दिया नहीं कर दिया कॉन्ट्राडिक्ट। In this structure, every expert pays attention to his own work and he is not carefully to other department. हर एक जो डिपार्टमेंट वाला इंसान है वो अपने काम के ऊपर ही ध्यान देगा, दूसरे के काम के ऊपर ध्यान क्यों देगा। ठीक है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगला देखो, difficulty to fix accountability. When organization goals are not achieved, then it becomes very difficult to maintain and make any department accountable because every department blame the other departments. वही मैंने अभी तुम लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर परचेज डिपार्टमेंट वाला रॉ मटेरियल ही महंगा खरीद के ले आया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट भी महंगी आएगी। अकाउंटिंग वाला देखेगा कि भाई प्रॉफिट जहाँ पे हमें 20-30% होना चाहिए वहाँ हमें सिर्फ 5% प्रॉफिट हो रहा है, क्यों हो रहा है 5% प्रॉफिट। और सेल्स डिपार्टमेंट वाला कहेगा कि अब मैं कुछ निकालूँ कैसे, मार्केट में इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, तुम लोगों ने ज़्यादा महंगा बना दिया। तो अब क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब क्या होगा, सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगला देखो, इन फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली सो दे कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट। मुझे अगर सिर्फ अकाउंट्स की ही ट्रेनिंग मिली है तो क्या मैं सेल्स डिपार्टमेंट में या क्या मैं परचेज डिपार्टमेंट में रह के काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड। अब ये क्या होता है, इन दिस स्ट्रक्चर एवरी डिपार्टमेंटल हेड थिंक्स that his department is the personal employer. As a result, it increase the personal conflicts among the departmental head. अब देखो क्या होता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड मैं हूँ और सेल्स डिपार्टमेंट की हेड कोई और है। ठीक है, मैं सोचूंगी कि हाँ मैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड हूँ, आई एम द वन, आई एम द ओनली वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, मैं अपने जो मेरे अंडर में काम करते हैं लोग, मैं उनसे रूड होना शुरू हो जाऊंगी। ये एक ह्यूमन नेचर होता है, जब तुम बहुत ज़्यादा थोड़े से ऊंचे स्थान पे जाके खड़े हो जाते हो ना तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा तो उन लोगों की अलग ही एटीट्यूड बाजी शुरू हो जाएगी। ओ आई एम द मैनेजर ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, ओ आई एम द मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तू मेरे सामने कैसे बोली, तू बोल कैसे गई मेरे सामने, ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, और ये जेन्युइनली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। ठीक है, अगला देखो, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इन द स्ट्रक्चर all the departments become specialized in a particular function and they fail to see the activities of whole organization. अब वो ना सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छा दिखाने के लिए भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनका एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल था उसे वो अचीव करना भूल ही गए, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट से अच्छा खुद को कैसे दिखाऊं। ठीक है, अगला देखो, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये this type of structure is followed by large and multinational companies. In this structure all the activities are grouped based on different types of product manufactured. ठीक है, ये कौन करती हैं, लार्ज और मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, इन दिस स्ट्रक्चर ऑल द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। जैसे कि एक डिपार्टमेंट बना दिया हमने इसका, क्या कहते हैं, पानी की बोतलें प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बना दिया हमने पेंसिल बनाने का। ठीक है, तो हमने ऐसे ना उन्हें प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट दिया अलग अलग। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। इन द स्ट्रक्चर ऑल बिजनेस यूनिट हैव अ डिविजनल मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हिज डिवीजन। ठीक है, हर एक यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर है जो उस ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट के। जैसे बॉटल प्रोड्यूस कर रहे थे हम, वहाँ पे हमने एक इंसान को बिठा दिया कि तू यहाँ के प्रोडक्शन, फाइनेंस और मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
या फिर पेंसिल बना रहे थे हम, तो पेंसिल के लिए एक इंसान को मैंने बिठा दिया कि तू यहाँ पे प्रोडक्शन, इसके फाइनेंस और इसके मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब हमने उन्हें प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बांट दिया, ठीक है। अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ये क्या है। डिविजनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, एक ही फैक्ट्री के अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान्स टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन द फ्यूचर, जो एक साथ बोतलें भी बना रही हैं, पेंसिल्स भी बना रही हैं, पेन भी बना रही हैं, ये उन लोगों के लिए जो बहुत सारी लाइन में घुसी हुई हैं, ठीक है। व्हेन प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, तो इन सब में हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर आएगा। अब देखो इसकी एडवांटेजेस क्या है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अ डिविजनल हेड गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्किल्स इन द डिविजनल हेड। सालों से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से बोतलें ही बनाने के उसमें है, वो फैक्ट्री में है, तो स्पेशलाइज तो होगा ही, ठीक है। क्विक डिसीजन, द डिसीजंस आर टेकन मच फास्टर इन द स्ट्रक्चर बिकॉज द डिसीजन ऑफ वन डिवीजन आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर डिवीजन। अरे बोतलें बनाने के लिए मैंने इसे बिठाया है, तो क्या वो पेंसिल वाले के ऊपर डिपेंड रहेगा? नहीं रहेगा। क्विक डिसीजंस, उसे कुछ लगता है कि हाँ भाई ये गड़बड़ लग रही है मुझे अपने वाले इसमें डिपार्टमेंट में, बदल लेगा खुद। अगला देखो, fixation of accountability. In this type of structure, the performance of every division can be calculated easily, so responsible department can be easily identified. बोतलें बनी 100 रुपये की, हमें एक कॉस्ट आई बोतल की, आराम से हमने उसे मार्केट में 150 रुपये की बेच दी, ठीक है। पेंसिल बनी 10 रुपये की, पेंसिल की कॉस्ट आई, आराम से 12 रुपये की बेच दी। तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा अकाउंटेबल है, कितना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अगला देखो, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, द न्यू प्रोडक्ट लाइन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर मुझे नया कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है ना, तो मुझे पूरा सिस्टम हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बस, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा लूँ। चलो अब इसकी हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसकी। conflict may arise among different division with reference to allocation of funds, attention of टॉप मैनेजमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिवीजन। अब बोतलों का जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो पेंसिल वाला जेलस हो जाएगा कि भाई टॉप मैनेजमेंट वाले तो बोतलों की बात कर रहे हैं, हमारी मेहनत तो दिखती नहीं है इन लोगों को, ठीक है। एक्सपेंसिव, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच डिवीजन। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्योंकि मुझे बोतलों के लिए अलग फाइनेंस करना है, अलग पैसे निकालने, पेंसिल के लिए अलग पैसे निकालने, पेन के लिए अलग पैसे निकालने, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर सिंगल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट में है ना, वो ये चीज़ नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बार ये डिफरेंस दिखा देती हूँ डिविजनल और स्ट्रक्चर का, फंक्शनल और डिविजनल का, सॉरी। तो गलत खुल गया रे। ये देखो, फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन फंक्शंस, फॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। ये फंक्शनल है, ये डिविजनल है, ठीक है। अगला,
दिस स्ट्रक्चर ब्रिंग्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन में काम करेंगे, डिपार्टमेंट में काम करेंगे मतलब, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ वेरी इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी. इन दिस स्ट्रक्चर अ मैनेजर बिकम्स एक्सपर्ट ओनली इन वन फंक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में बन रहा है. In this a manager performs multi-function, so there are more chances of development, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट, एक ही प्रोडक्ट लाइन का प्रोडक्शन भी संभाल रहा है, मार्केटिंग भी संभाल रहा है, सेल्स भी संभाल रहा है, फाइनेंस भी संभाल रहा है, ठीक है. इट इज़ इकोनॉमिकल, इट इज़ कॉस्टली, ठीक है. आगे देखो, there is less coordination among the department, there is better coordination in one division, ठीक है. इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ सूटेबल फॉर डाइवर्सिफाइड कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज में ही होता है मेनली फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है. अब आ जाओ वापस, बहुत एक्सप्लोर कर लिया तुमने मेरा लैपटॉप, अब आ जाओ वापस. देखो, अब देखो, एक्सप्लेन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ जॉब्स with clearly defined functions and relationship in the organization. Position, responsibility, authority and accountability of each level is clearly defined. किस इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटी दी गई है, क्या अकाउंटेबिलिटी दी गई है, जो बिल्कुल तमीज़ में डिफाइन हो, उसे ही हम फॉर्मल कहेंगे, ठीक है. फीचर्स क्या है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच लेवल इज़ क्लियरली डिफाइंड. सबको पता है सबको क्या काम करना है, किस के अंडर में करना है, किसको अथॉरिटी दी गई है ऑर्डर्स देने की, ये सब कुछ अच्छे से डिफाइंड है, ठीक है. द मेन पर्पस इज़ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने का ही मेन पर्पस है इनका. इट इज़ डेलिबरेटली डिज़ाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल वालों ने बनाया है, तो रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादा ही होंगे. इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. लो, अगला पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन गिव एम्फेसाइज ऑन वर्क एंड नॉट ऑन द इमोशनल आस्पेक्ट्स. किसी को नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम बीमार हो, जब तक तुम पागल गधों की तरह काम नहीं करोगे तब तक तुमसे कुछ नहीं होगा, डांट ही पड़ती रहेगी बस तुम्हें, ठीक है. अगला देखो, एडवांटेजेस क्या है इसकी. Fixation of responsibilities, it is easier to fix responsibility because mutual relationships are clearly defined. मुझे पता है ये अकाउंट्स में अच्छी है, इसे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल देती हूँ, इससे मैं सारा अकाउंटिंग का काम कराऊंगी. मुझे पता है ये डिज़ाइनिंग में अच्छी है, तो इसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डाल देती हूँ, ठीक है. अगला देखो, यूनिटी ऑफ कमांड. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड थ्रू द स्केलर चैन. अब तुम लोगों को याद आ जाना चाहिए कि यूनिटी ऑफ कमांड और स्केलर चैन क्या होती है. मैंने चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा है इन दोनों टॉपिक्स पे, ठीक है. मैं दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वरना फिर मेरे पास किसी बच्चे का कमेंट आ जाएगा कि मैम थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ाया करो, ठीक है. नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. खैर, जिसने भी वो कमेंट करा था, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर मैं तुम्हारा कोई चैप्टर 40-50-60 मिनट में ख़त्म करा रही हूँ इतने अच्छे से, तो तुम्हें क्या ही दिक्कत है, पढ़ो आराम से, मज़े करो. नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड, सो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता. Stability in the organization. Formal organization provide stability because it satisfies every employee, ठीक है. सबको पता है सबको क्या काम करना है, तो किसी को ज़्यादा आदत नहीं है किसी के काम में घुसने की, और कॉर्पोरेट में तो वैसे भी किसी को आदत नहीं है किसी के काम में घुसने की, ठीक है. इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स. इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स बाय गिविंग मोर एम्फेसाइज ऑन द वर्क. बातचीत से ज़्यादा, इधर उधर घूमने से ज़्यादा काम पे ध्यान दो, ठीक है. अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं, ये क्या है. डिले इन एक्शन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. स्केलर चैन इज़ फॉलोड विच मीन्स मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड इन कम्युनिकेशन. अगर मुझे कोई चीज़ टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी है, सपोज करो मैं सुपरवाइजरी लेवल की हूँ, मतलब लोअर लेवल की हूँ, तो मैं पहले मिडिल वाले के पास जाऊँगी, फिर मिडिल वाला टॉप के पास जाएगा, फिर टॉप वाला CEO के पास जाएगा, ठीक है. तो स्केलर चैन के थ्रू होगा तो क्या होगा, एक्शन में डिले हो जाएगा, ठीक है. नो वेटेज टू इमोशंस एंड सोशल वैल्यूज़. उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम बीमार हो, बीमार रहो, लेकिन हमारा काम करके दो. इन शॉर्ट इसका मतलब ये है. इग्नोर क्रिएटिव टैलेंट. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट
provide any platform to creative talent and it does not allow any change in the planned policy. अगर एक बार पॉलिसी बना दी टॉप मैनेजमेंट ने कि ये काम ऐसे ही होगा और कोई एम्प्लॉय ने उठ के बोल दिया कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो तुम्हें उठा के बाहर फेंक देगा, इन शॉर्ट. ठीक है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे उसने बनाया है वो चीज़ वैसी होनी चाहिए. अब अगला देखो, एक्सप्लेन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या होता है? These are those organizations where no formalities are followed. That organization is called informal organization. कोई formality नहीं है, जैसे काम करना है वैसे काम करो. This organization are based on personal and social relations. ठीक है, पर्सनल और सोशल रिलेशंस पे बेस्ड होती है ये. बट नॉट ऑन रूल्स एंड पॉलिसीज. रूल्स और पॉलिसीज पे ना बेस्ड होके पर्सनल और सोशल रिलेशंस पे. इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. समटाइम्स सो मैनी इनफॉर्मल ग्रुप्स आर क्रिएटेड बाय द एम्प्लॉयज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर सोशल नीड्स. जैसे कि सपोज करो सारे के सारे फ्रेंड्स की एक ही कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, बना लेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कितने भी तक घटिया से घटिया रूल्स हो, कुछ भी हो, पॉलिसीज हो, समहाउ क्रिएट कर लेंगे ना वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे ही कहेंगे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ क्लब, किटी पार्टीज, फैमिली क्रिकेट मैच ऑन संडे एक्सेट्रा. ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लो. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड टू पर्सनल रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट्स. अब हम कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ पे मुझे मेरे ही जैसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिल गए, तो क्या मैं उनसे बात नहीं करूँगी? ठीक है, या फिर अगर मुझे किसी के बारे में कोई गॉसिप पता चलेगी, ऑब्वियसली लड़की हूँ, क्या मैं वो चीज़ जानने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगी? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ही अंडर से बनती है. जैसे कि हमारी क्लास में हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं अपने 4-5 लोगों के ग्रुप में. ठीक है, तो वो क्या हो गई? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गई. दिस स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड रूल ऑफ कम्युनिकेशन. ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे ए को बात बतानी है और मेरा नाम एस से है तो मैं पहले जाऊंगी, उल्टा जाऊंगी, पहले आर के पास जाऊंगी, फिर क्यू के पास जाऊंगी, फिर वो तब जाके ए को बताएगा मेरी बात. नहीं, मैं सीधा जाके ए से बात कर सकती हूँ, और भाई बता क्या हाल है तेरे. ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली डिजाइंड. इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एनी पर्सन कैन कम्युनिकेट टू एनी वन. जिससे मेरा मन कर रहा है मैं उससे बात कर सकती हूँ. इट इज़ लेस स्टेबल एंड बेस्ड ऑन पर्सनल रूल्स. हमारा मन है चाय पीने का, हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पीनी हमें. अगर पूरा ऑफिस कॉफ़ी पी रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी. ठीक है, अगला, इट प्रोवाइड सोशल सेटिस्फेक्शन टू इट्स मेंबर्स. मुझे किसी के बारे में कोई गॉसिप पता चल रही है तो ये क्या होगी? ये मेरा सोशल सेटिस्फेक्शन है. एडवांटेजेस देखो, फास्ट कम्युनिकेशन. जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि रूमर्स जल्दी जल्दी उड़ते हैं. ठीक है, तुमने वो काम करा नहीं है लेकिन तुम्हारे बारे में वो रूमर्स इतनी जल्दी से उड़ गए कि तुम्हारी सक्सेस भी इतनी जल्दी से उड़ी होगी. ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फॉलो स्कैलर्स एंड द कम्युनिकेशन स्प्रेड्स फास्टर. जैसे कि होती है ना मोहल्ले वाली आंटियों को चुगली करने की आदत, वही. फुलफिल सोशल नीड्स, वही भाई गॉसिप मस्त करो बैठ के आराम से. करेक्ट फीडबैक थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल कैन टेक द रियल फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयज़. सही फीडबैक मिल जाता है उन एम्प्लॉयज़ का. अगला देखो, लिमिटेशन क्या होती है? स्प्रेड रूमर्स. अकॉर्डिंग टू द सर्वे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन स्प्रेडिंग रूमर्स. ओह, इसका रिलेशनशिप तो इसके साथ चल रहा है. ओह, ये तो इसके साथ डेट पे गई थी. ओह, ये तो इसके साथ वैलेंटाइंस डे मना रहा है. ठीक है, तो खैर वैलेंटाइंस डे है भाई, चले मत जाना कहीं पे, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लो घर पे बैठ के. स्टाफिंग भी अपलोड कर दूंगी शाम को, रात को. ठीक है, अगला देखो, डिफ़िकल्टी इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस. इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ ट्राई टू अपोज द पॉलिसीज़. ठीक है, अब सपोज करो टॉप लेवल ने कुछ प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाए हैं, अब वो इन लोगों को पसंद नहीं आए तो क्या करा इन लोगों ने? अपोज करना शुरू कर दिया. मैं तो नहीं मानूंगा ये प्लान, मैं तो अपने हिसाब से काम करूँगा. अगला देखो, मोर प्रायोरिटी टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. Informal organization give more importance to satisfaction by individual interest as compared to organizational stress.
वो इंटरेस्ट, ठीक है, छोड़ो. नो सिस्टमैटिक वर्किंग, देयर इज नो स्मूथ वर्किंग इन द स्ट्रक्चर बिकॉज दिस स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स्ड पाथ ऑफ फॉलो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, इतना ही है, खुद पढ़ लोगे तुम ये, मुझे नहीं लगता मुझे समझाने की ज़रूरत है. डिफरेंस देख लो एक बार, इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. मतलब मैं तुम्हें जितने भी डिफरेंस दिखा रही हूँ मेन में नहीं दिखा रही हूँ, उल्टे सीधे नहीं दिखा रही. देखो, इट इज़ फॉर्म डेलिबरेटली इन अ प्लान्ड मैनर, प्लान्ड मैनर भी बनता है, और ये अनप्लान्ड, क्रिएटेड केयरलेसली. ठीक है. इट अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज रूल्स एंड पॉलिसी, कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज पे बनता है ये. ठीक है, ये देखो, इट अराइजेज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल रिलेशंस. ठीक है. इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट फ्लोज फ्रॉम एनी डायरेक्शन. ठीक है. द नेचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज रिजिड. ठीक है. नेचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फ्लेक्सिबल. मैनेजर्स आर द लीडर्स, मैनेजर्स मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड एज लीडर्स. अरे तू क्या हमें ऑर्डर देगा, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ठीक है. द पर्पज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, द पर्पज इज टू गेट सोशल एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन. ठीक है. कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चैन, कम्युनिकेशन टेक प्लेस फ्रॉम एनी डायरेक्शन. इट इज़ अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन. बस खत्म डिफरेंस. अब आओ अपने अगले टॉपिक पे. अगला टॉपिक क्या है? एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डिस्कस द मेन एलिमेंट प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अब तुम्हारा ये कितना रह गया? थोड़ा सा ही रह गया बस. हाँ बस यही रह गया है, डेलीगेशन. ठीक है, आ जाओ इसे भी ख़त्म करते हैं. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी. ठीक है. डेलीगेशन मीन्स ट्रांसफर एंड अथॉरिटी मीन्स पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. डेलीगेशन मतलब ट्रांसफ़र करना और अथॉरिटी मतलब पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक हमने पढ़ा था ना प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी किसी काम की नहीं है और बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं है. ठीक है. इन दिस वे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. सबॉर्डिनेट्स को पावर ट्रांसफर करना बट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द एक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय विच वर्कलोड ऑफ मैनेजर इज रिड्यूस्ड, मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है. ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन क्या क्या है? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. अथॉरिटी, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. एंड राइट टू एक्ट विद इन द लिमिट. इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. राइट ऑफ एनी इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स. ठीक है. अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड देना. ठीक है. एंड राइट टू एक्ट विद इन द लिमिट्स, ज़्यादा उड़ना नहीं है. अगर तुम्हें अथॉरिटी मिल गई तो आज मैं ऊपर आसमान नीचे नहीं करना. ठीक है. इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. ठीक है. अब ये सबॉर्डिनेट्स का काम है, ड्यूटी दी गई है जो उसके अकॉर्डिंग काम करना. ठीक है. So every subordinate must clearly understand the scope of his responsibilities. It flows from bottom to top. ठीक है. अथॉरिटी टॉप टू बॉटम, ऑर्डर्स दोगे तुम. ठीक है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप, रिपोर्ट करोगे तुम, तुम्हारी असाइन ड्यूटी हुई नहीं हुई. ठीक है. अगला देखो, अकाउंटेबिलिटी. It is the obligation to perform the assigned task. It means being answerable for work done. ठीक है. असाइन टास्क, जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो तुम्हें करना पूरा. ठीक है. अगला देखो, अगला क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ये क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर इफेक्टिव मैनेजमेंट. इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मैनेजमेंट पास रूटीन वर्क टू द सबॉर्डिनेट्स सो दे आर फ्री
टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर इम्पॉर्टेंट वर्क। ठीक है, जब वो अपना कुछ काम नीचे बांट देंगे, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स में बांट देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उन चीज़ों के लिए डिसीजन लेने के लिए उनके पास टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखो एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। व्हेन विद द हेल्प ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एम्प्लॉयज़ गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू शो देयर टैलेंट। ठीक है, जब तुम पावर्स थोड़ा बांट दोगे, अथॉरिटी को थोड़ा सा बांट दोगे, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को थोड़ा अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाएगा। अगला देखो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। Delegation motivate the subordinates employees to do work with greater responsibility। ठीक है, तुमने उन्हें थोड़ी सी अथॉरिटी और दे दी, तो अब क्या होगा, एक केस स्टडी आई थी चैप्टर 2 में, तुम्हें याद हो तो, कि एक इंसान को क्या करा था तुमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी थी कि तुझे इतने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लेकिन अथॉरिटी नहीं दी थी कि तू डिस्काउंट लगा के बेच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने उन्हें थोड़ी सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन इन डेलीगेशन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड सिस्टमैटिकली एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर नॉन कंप्लीटेशन ऑफ टास्क। अगर उसने, अब उसे क्या हुआ, अब उसे अथॉरिटी भी मिली, अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली कि तुझे ये 1000 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कैसे भी बेच, तो अब वो उन पर 10% का डिस्काउंट लगा के बेच सकता है। ठीक है, और नहीं बेचेगा तो बता भाई क्यों नहीं बेचा तूने। अगला देखो बेसिस ऑफ सुपीरियर subordinate relationship। if superior delegates his work to the subordinate, it means both the parties have good relations and trust। ठीक है, अगर मैं तुम्हें अपना कुछ काम दे रही हूँ करने के लिए, इट मीन्स कि मुझे तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट है। अगला देखो क्विक डिसीजन मेकिंग। In decentralization, there is no need to take any permission from the top level again, so the result decisions are taken very quickly। ठीक है, हेल्पफुल इन ग्रोथ, ये बीच में डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से आ गया यार, मैंने नोट्स में एक पेज छोड़ दिया, इसका मैं डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर मैं एक अलग से वो बना दूंगी, छोटा सा टॉपिक है बहुत, चाहे तो तुम अभी उससे पढ़ लो, ये क्या बोलते हैं इसे, डिफरेंस से पढ़ लो। ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पढ़ लो पहले, ये क्या होता है, फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लेना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तुम्हें पूरा शो नहीं हो रहा होगा यार, अब हो रहा होगा शो। ठीक है, इट इज़ द पावर टू टेक एक्शंस, अथॉरिटी। ठीक है, इट इज़ द पावर टू टेक एक्शंस। ठीक है, इट इज़ द ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबल कर दिया टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, इट मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर वर्क डन, यहाँ पे डन लिखा है तुम्हें ये दिख नहीं रहा होगा, वर्क डन। ठीक है, अगला देखो इट कैन बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी तुम डेलीगेट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी इट कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड। ठीक है, अथॉरिटी इट अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजिशन। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इट अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, फिर अकाउंटेबिलिटी इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एक आगे बढ़ा दो। अगला इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउनवर्ड। ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब ये टॉप टू बॉटम क्यों है, धीरे धीरे तुम्हें टास्क असाइन करे जाएंगे। ठीक है, और ये बॉटम टू टॉप क्यों है, क्योंकि तुम अपनी एक टास्क की रिपोर्ट दोगे, और ये भी इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तुम अपने टास्क की रिपोर्ट दोगे। ठीक है, कि तुमने क्या करा क्या नहीं करा। अगला देखो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, और बस फिर ये तुम्हारा ख़त्म आज ऑर्गेनाइजिंग। देखो इट इज़ कंपल्सरी, डेलीगेशन में इट इज़ कंपल्सरी एक्ट बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क विदाउट इट, तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी पावर्स बांटनी ही पड़ेंगी। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन इट इज़ एन ऑप्शनल पॉलिसी मे और मे नॉट बी फॉलोड, तुम्हारा मन है करो, नहीं मन है मत करो। अगला this there is less freedom to the subordinates, there is more freedom to the subordinates। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, हमने पढ़ा था एक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जब सारी की सारी पावर्स टॉप लेवल के हाथ में होती हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन जब हम पावर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स में बांट देते हैं। ठीक है,
फिर डेलीगेशन, इट हैज़ लिमिटेड स्कोप. डिसेंट्रलाइजेशन, इट हैज़ वाइडर स्कोप. डेलीगेशन, इट्स मेन पर्पज इज टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर. ठीक है, इट्स मेन पर्पज इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स. ठीक है, और लोगों को भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना. ठीक है, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट द टॉप लेवल. ठीक है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें कुछ राइट दिया काम करने का, पूरा अधिकार नहीं दे दिया. ठीक है, अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट एवरी लेवल, हर लेवल पे अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग हो गया है ख़त्म, जो कि सिर्फ 50 मिनट में मैंने तुम लोगों का ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म कर दिया. ठीक है, गला गया मेरा काम से, थक चुकी हूँ मैं बोल बोल के, बट स्टिल ये सब कुछ मैं तुम ही लोगों के लिए कर रही हूँ. और भैया मुझे एक बात बताओ, मैं जब तुम लोगों को नोट्स सेंड करती हूँ, तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते कि हाँ हमें नोट्स मिल गए? एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हो ना, नोट्स रिसीव्ड, ये तो कर ही सकते हो. ठीक है, तो जब तुम लोगों को नोट्स मिल जाते हैं ना, तो कमेंट करा करो कि नोट्स मिल गए हमें, ताकि और लोगों को दिखे कि हाँ मैं नोट्स दे रही हूँ तुम लोगों को. ठीक है, बहुत मेहनत लगती है ये वर्ड पे बनाने में नोट्स. आधा टाइम तो मेरा एआई काम नहीं करता, उसे भी गालियाँ दे दे के काम करवाती हूँ मैं. ठीक है, तो थोड़ा प्लीज़ कर दिया करो. अगर मैं तुम लोगों को नोट्स दे रही हूँ तो बता दिया करो लोगों को कि हाँ भाई नोट्स दे रही है हमें. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ. हाँ कर रही हूँ, फ्री में ही कर रही हूँ नोट्स प्रोवाइड, लेकिन तुम बता दिया करो जिन जिन लोगों को नोट्स मिल चुके हैं. एक कमेंट तो कर ही सकते हो यार छोटा सा कि हाँ नोट्स रिसीव्ड. ठीक है, या थैंक यू फॉर द नोट्स, थैंक यू मत बोलो, चलो नोट्स रिसीव्ड ही लिख दो. ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. तुम्हारा ऑर्गेनाइजिंग हो चुका है ख़त्म बिल्कुल. ठीक है, अब आज रात तक तुम लोगों का ये आ जाएगा, स्टाफिंग भी डाल दूंगी मैं. ठीक है, कल फिर तुम लोगों का क्या बचेगा, क्या बचेगा तुम लोगों का? कंट्रोलिंग, और एक और भी तो था, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग बचेगा तुम लोगों का. तो वो भी जल्दी से करके फिर ख़त्म करते हैं सिलेबस, फिर सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे. सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन. ओके, थैंक यू, बाय.